नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हमारे स्पेशल पॉडकास्ट के, जिसमें हम लोग इंदु मैम के साथ में हैं। और आज का पॉडकास्ट मैम डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स के लाइफ में जो भी समस्याएं आ रही है, और सबसे बड़ी समस्या एग्ज़ाम की होती है जो अब आने ही वाले हैं एकदम, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आपसे गाइडेंस चाहेंगे कि ये जो स्टूडेंट लाइफ के अंदर एस्ट्रोलॉजी का क्या महत्व है, और एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में कितनी बार या फिर किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में कब कब इम्पोर्टेंट होता है कि उसको अपने एजुकेशन के रिगार्डिंग उसको किसी भी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करना चाहिए और गाइडेंस लेनी चाहिए। देखिए, ऐसा है, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु इन दोनों का रोल है हमारी लाइफ में, लेकिन बहुत कम लोग जो है वो मतलब हेजिटेट होते रहते हैं, लेकिन वो जाते नहीं है एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी कंसल्टेंट के पास। इसका रीजन क्या है कि हम लोगों को कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि हमें कब जाना चाहिए। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, लेकिन कब आते हैं? जब 4-5 साल निकल जाते हैं, बच्चे के 4-5 साल आप वेस्ट कर चुके हैं, उसके बाद वो आते हैं। या कोई बिजनेस वाला आएगा तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद कि मैम अब मैं कौन सा बिजनेस करूं। तो मेरा सभी दर्शकों से ये कहना है कि जब भी आपका बच्चा 10th क्लास में आता है, उसके बाद आप बच्चे को क्या सब्जेक्ट दिलाना है। सबसे पहला तो है बच्चे का इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट किस में है। हर पर्सन, हर बच्चा यूनिक है, ईश्वर ने उसको यूनिक बना के भेजा है। पेरेंट्स जो है वो अनवांटेड प्रेशराइज करते हैं अपने बच्चों को कि आप ये सब्जेक्ट लो, मेडिकल लो, नीट की तैयारी करो या इंजीनियरिंग करो, एमबीए करो। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप पहले कुंडली दिखाएं, बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, उसका 10th हाउस जो है, उसका फील्ड कौन सा होगा, वो डिसाइड करता है कि बच्चे को कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए। उसके बाद आप उसको सब्जेक्ट दिलाएं, ठीक है, ताकि हम जो बच्चे का 1-2 साल वेस्ट करते हैं वो वेस्ट नहीं हो। लाइफ का हर एक पल प्रीशियस है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब 1-2 साल तैयारी करने के बाद जब वो होपलेस हो जाता है, फिर आप उसको नया सब्जेक्ट दिलाते हो, अब आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो बहुत मुश्किल होती है बच्चों को। इस वजह से डिप्रेशन में जाते हैं बच्चे। तो हर पेरेंट्स को आफ्टर 10th जब वो सब्जेक्ट चूज करता है, करियर चूज करता है, तब कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। और ऐसे ही वास्तु का रोल है। कई बार क्या है, घर की डायरेक्शंस और घर की एनर्जी की इम्बैलेंसिंग की वजह से भी बच्चा कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है। तो मैम ये सबसे पहले तो ये बताइए कि करियर चूज करने के अंदर आपने बताया कि इस तारे सितारों का इनका बहुत महत्व होता है। तो आपको अपनी लाइफ में आपको जो एस्ट्रोलॉजर बनना था, ये आपको कब पता चला और आप इस फील्ड में कैसे आ गए? जी, इसके बारे में। जब मैं बहुत छोटी थी, मुश्किल से 5 साल की, मेरा अध्यात्म की तरफ बहुत रुझान था। मैं अकेले जाके भगवान की तस्वीर लेके और जितनी मेरे को प्रेयर्स आती थी वो सब प्रेयर्स गाती थी, थोड़ी सी चीनी लेके वो भोग लगाती थी उसका। वो बचपन से मेरा ऐसा है। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे बढ़ते गए, पापा मम्मी ने बोला कि ये सब्जेक्ट लो, तो मैंने वो सब्जेक्ट लिया, नेट, जीआरएफ, पीएचडी सब कुछ की, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था वो इस तरफ था। आपने नेट भी किया है, जीआरएफ भी किया है और पीएचडी भी किया है। ओके। वो सब करने के बाद भी मेरा रुझान, मैं डेली सुंदरकांड पढ़ती थी बचपन से ही। मेरा हमारे धर्म के प्रति, गीता पढ़ी हुई है मैंने बचपन से, तो उसका मेरा जो रुझान था हमेशा से वहां रहा है। और बचपन से मैंने गीता से एक बात मतलब पढ़ने के बाद मैंने ये महसूस किया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरा आज भी यही रहता है, जितने भी मेरे को संत मिलते हैं, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या सिर्फ हम अपनी लाइफ जी के अपने बच्चों को, पेरेंट्स को पाल पोस के वो जीवन चक्र खत्म करना, या कुछ ऐसा क्रिएटिव करना लाइफ में कि हम अपने लाइफ में, हम अपने जीवन से किसी के दूसरों का भला कर सकें। आज भी मेरा यही है कि गीता का जो मैंने पहले ही बताया एक पोस्टर है, उसमें सभी डूब रहे हैं, लेकिन एक जो पर्सन जो किसी और का बचा रहा है, उसको ईश्वर बचा रहा है। तो मेरा ये ऐसा नजरिया है कि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ईश्वर हमारी हेल्प करता है। तो शुरू से मेरा नेचर भी ऐसा ही है, हेल्पिंग वाला। और जब इस डिवाइन विद्या में जो भगवान की है उसमें आने के बाद तो कंप्लीट मेरा ऐसा है कि जितना हो सके मैंने लोगों की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म की है। और ये जो विद्या है, इसको अच्छे से समझने की नीड है। अगर हम, ठीक है, आप दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, आपका टाइम कंज्यूम होता है, एक फीस बनती है, लेकिन एक उसका भी एक रोटेशन होता है। ऐसे नहीं कि आप उसके अंदर ग्रीड ले आए। जिस भी पर्सन ने इस विद्या में ग्रीड किया है वो वहीं पर स्टॉप हो गया। ओके। तो आप इस फील्ड में कैसे आ गए? क्या आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ कर दिया था या वहां पर भी कुछ ऐसे था? मैं इस फील्ड में 10th क्लास में, हमारे घर के पास कोई अंकल रहते थे, उनको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज था, तो उनके पास जाती थी मैं जब वो डॉक्टर थे, वो उनके पास जाके बैठती, वो बताते कि इस घर में ऐसा होने से ऐसा होता है। तो वो एक रुचि बिल्ड हो गई, उनसे एक बुक लेके आ गई मैं। क्या एज थी उस टाइम पर आपकी? मैं 10th क्लास में थी, 17-18 साल की रही होंगी। हाँ, ठीक है। उस वक्त से मुझे प्रिडिक्शंस करनी आ गई
अच्छा। हाँ, वो पूरा जो एक नॉलेज होता है 1 8 ABCD जो होती है वो नहीं पता थी, लेकिन प्रिडिक्शन आगे इस घर में इसको बैठने से ऐसा होता है, तो वो मेरा तब से चल रहा है। और अब पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं वो वो कहते हैं ना कि ये जो सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी वास्तु, इसमें आप खुद चूज नहीं करते ये सब्जेक्ट, ईश्वर आपको चूज करता है। हर अच्छा। कोई, आपने देखा होगा कौन इसमें इतना इंटरेस्ट लेता है, इसमें इंटरेस्ट वही लेगा जो ईश्वर चाहता है जिसको, वो अच्छा अच्छा। इसलिए इसको डिवाइन विद्या बोलते हैं, ईश्वरीय ज्ञान। ठीक है। तो फिर आपने इसके अंदर इसको अचीव करने के लिए, इसको सीखने के लिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या पढ़ाई करी, क्या कैसे आप इस फील्ड में आए? हाँ, फिर मैं, पापा मम्मी ने तो प्रेशराइज करके मेरे को सब्जेक्ट दूसरा दिलाया था। फिर मैं दिल्ली गई, दिल्ली में मेरे को एक सेमिनार में एक सर मिले, SP गौड़ सर, जो गुड़गांव में हमें एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते थे। वहाँ मैंने प्रॉपर वे से एस्ट्रोलॉजी सीखा और उनसे मैंने गाइडेंस ली। अब वो इस दुनिया में नहीं है सर, जा चुके हैं, कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी। उनसे मैंने सब कुछ सीखा और उसको फिर मैंने कोरोना में बहुत से लोग थे, परेशान थे, उस वक्त मैंने बहुत लोगों को सेशंस दिए, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म की। तब से मैंने इसको अपना करियर चूज कर लिया। तो उस कोरोना के बाद से लाइफ कितने साल से आप सीख रहे थे, कब तक पढ़ाई कर रहे थे, और अभी आपको प्रैक्टिस करते हुए कितना टाइम हो गया? देखिए, सीख तो मैं 10th क्लास से रही हूँ, है ना, तो आप उसको 20 इयर्स का काउंट कर लें। अब तो इवन इतना है कि कौन सी दशा में कौन आएगा मेरे पास, वो मुझे समझ में आ जाता है कि ये कौन सी दशा में आया मेरे पास, उसको बिना कुछ बताए समझ में आ जाता है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे अभी आपने बातों बातों में बोला कि आपके मदर और ना पेरेंट्स ने आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट दिलाया था, ठीक है, तो ऐसा स्टूडेंट्स के साथ में नॉर्मली बहुत होता है। अभी भी आज भी वो कहते हैं कि वैकेंसी आ रही है, प्रोफेसर का एग्जाम दे दे, प्रोफेसर की भर्ती आ रही है, आज भी कहते हैं, वो आज भी फोर्स करते हैं। अच्छा। लेकिन अब वो उसमें मेरी रुचि नहीं है। तो ये पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं, और उससे स्टूडेंट का जो लाइफ है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या उसको क्या उनके मम्मी पापा की सारी बातें मान लेनी चाहिए, या फिर मम्मी पापा को बच्चों की सारी बातें मान लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, उसके लिए मैं ये कहूंगी कि बच्चों को, कहते हैं ना कि भगवान ने सबको यूनिक बना के भेजा है, लेकिन छेड़छाड़ पेरेंट्स या समाज वाले करते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को एक बार फ्री डिसीजन लेने दो कि मुझे ये इस फील्ड में जाना है। उसकी जो स्किल्स होगी, बाय बॉर्न बर्थ से उसकी जो स्किल्स होगी, उसमें वो जितना अच्छा करेगा, वो प्रेशराइज करे हुए एरिया में नहीं करेगा। अच्छा। अगर आप प्रेशर कर देंगे कि नहीं आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो उसमें चलो वो अपनी अर्निंग शुरू कर देगा, लेकिन वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। बेस्ट वो तभी दे पाएगा जब उसकी चॉइस का सब्जेक्ट होगा। और आजकल हर एक फील्ड में बहुत, हर इंसान जिसके पास स्किल्स है उसके पास मनी है। बिल्कुल सही बात है। हमें सिर्फ बच्चों को ये सिखाना हाउ टू अर्न मनी, ये नहीं कि आपको इसी फील्ड से कमाना है। जिसमें उसकी स्किल्स होगी उसमें वो अर्निंग करेगा अच्छा। और जो आप ये सोचें, जो आपकी रुचि का सब्जेक्ट है वही अगर आपका प्रोफेशन हो, तो जीवन जीने का आनंद आता है। और जीवन जो है वो आनंद का ही नाम है, जीवन एक उत्सव की तरह जीते हैं। अदरवाइज सारे बच्चे क्या है, प्रेशर में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में देखो आप, हाँ, ये बच्चे डिप्रेशन 10th के आजकल बाद बहुत बड़ी डिप्रेशन। समस्या है डिप्रेशन की। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ से उनके अंदर क्या स्किल्स है, उनकी क्या पर्सनैलिटी है, उनका कौन सा स्टार्स पॉजिटिव है उनके लिए, जो उनको सब्जेक्ट चूज करना चाहिए वो जरूर से करें। एक एग्जांपल भी दिया जाता है ना कि सचिन तेंदुलकर हैं, वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, अगर शायद लता मंगेशकर जी को और सचिन तेंदुलकर को अगर उनके फील्ड नहीं मिले होते तो आज वो लाइफ में कहाँ होते। बिल्कुल सही बात है। तो सचिन तेंदुलकर जी को अगर क्रिकेट नहीं होता तो फिर वो शायद कहीं पर जॉब कर रहे होते या फिर कुछ कर रहे, तो एक इमेजिन किया नहीं जा सकता कि वो कैसे होंगे। और उसी तरीके से एक इंजीनियर अनिल कुंबले, जो कि इंजीनियर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाई करी थी और वो क्रिकेट में आके कितने सक्सेसफुल हो गए। तो मैडम, ये जो करियर में स्विच होता है, पहले किसी और फील्ड में जाते हैं, फिर किसी दूसरे फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं, क्या पता वो अपने उस फील्ड में सक्सेसफुल होते कि नहीं होते, लेकिन यहाँ तो वो हो गए। तो ये सब क्या है? रीजन भी कुंडली है। कुंडली में जो 5th हाउस है वो होता है विद्या का, एजुकेशन का, और 2nd हाउस हायर एजुकेशन का, और 10th हाउस होता है, 11th हाउस होता है अर्निंग का, 10th हाउस होता है आपके कर्म क्षेत्र का। तो जरूरी नहीं कि जो आप स्टडी कर रहे हैं वो आपकी वर्किंग का भी होगा लॉर्ड। क्योंकि दोनों अलग अलग। कई बार लोग इंजीनियरिंग करके बैंक में लगे होते हैं कि उनकी अर्निंग मर्क्यूरी से है, लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड कुछ और है। तो ये देखने की जरूरत है कि आप कौन से आप स्टडी करें ताकि आपका जो वर्क वाला जो लॉर्ड है, 10th लॉर्ड जो है, उसको सपोर्ट करे और अर्निंग को सपोर्ट करे। ये है एस्ट्रोलॉजी मेन। हमारे शास्त्रों में, वेदों में ये जो डिवाइन विद्या है उसको यूटिलाइज करना हमें अभी तक नहीं आया। हम लोग बहुत से जैसे यूथ है इसको मिथ ही मानता है, क्यों किसी एक ने कह दिया कुछ नहीं सुपरस्टिशन है, पीछे सभी ने भेड़चाल कर दी सुपर। जिसको भी ये डाउट है कि सुपरस्टिशन है वो वेद पढ़े, ऋग्वेद पढ़े, अथर्ववेद पढ़े। अथर्व में वास्तुशास्त्र का है, ऋग्वेद में कुंडली का है, एस्ट्रोलॉजी का है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको किसी के विचारों पे क्यों जाना है,
क्योंकि दुनिया है, कोई कुछ भी कहेगी, ऐसा थोड़ी है। ऑथेंटिक क्या है उस पर जाए। राइट बात है। तो वैसे काफी सारे लोग इसके ऊपर विश्वास भी करते हैं और काफी सारे लोग अविश्वास भी करते हैं, सब अपनी अपनी उनकी नियति का खेल है। नहीं, नियति की बात नहीं है, विश्वास एक्चुअली में क्या है कि अगर आपको राइट गाइडेंस मिली, आपकी लाइफ में चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्म हुई, तो आपका विश्वास बिल्ड होगा। और अगर आपको लगता है बार बार हम जाके थक चुके हैं, तो फिर आपका विश्वास, वो कहते हैं ना, ईश्वर भी, हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हाँ। तो इसमें भी ऐसा ही है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाते हो जिसको ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है, उसने 5-7 बार आप गए, उसने ये करवा लो वो करवा लो, फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो आपका विश्वास उठना जायज है। बिल्कुल। लेकिन जाएं, ऑथेंटिक पर्सन के पास जाएं, आपको रिजल्ट जरूर से मिलेगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि ये फैक्ट है ना, साइंस और वास्तु दोनों, सॉरी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों साइंस है। उसमें मैथमेटिक कैलकुलेशन है एस्ट्रोलॉजी में, और वास्तु में भी मैथमेटिक कैलकुलेशंस है। तो ऐसे कोई स्टोरी आपको याद आ रही है जिसमें आपने किसी को गाइड किया और फिर उसका लाइफ चेंज हुआ? एक केस है जिसमें वो जो लड़की है वो पिछले 5 सालों से एफर्ट कर रही है टीचिंग जॉब के लिए। अच्छा। तो जब उसने मेरे को कुंडली भेजी, मैंने कहा 5 साल हो गए आप इसमें एफर्ट कर रहे हो कि मैम मैं 5 साल से कोशिश कर रही हूँ, हर बार 1-2 नंबर से रह जाती हूँ। तो मैंने उसको ये बोला कि आपके पास जितनी भी टीचिंग की जो आपने बुक्स ले रखी है वो आप किसी को डोनेट कर दो, आपकी टीचिंग लाइन नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब हम कुंडली देखते हैं तो हम एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करते हैं, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। फिर उसमें ये नहीं होता कि हाँ आप कर लो, हो सकता है। फिर मैंने उसको ये बोला कि आपकी बिल्कुल ये लाइन है नहीं, आपकी कंप्यूटर की लाइन है, आप जो उसका कोई ईओ का एग्जाम था आप उसकी तैयारी करें। तो उसने कहा मैडम मैं तो इतने टाइम से, तो आपको 5 साल पहले आना चाहिए था। अब उसके 5 साल जाने के बाद जब वो आई है, फिर उसको उसका रिजल्ट भी मिला। ओके। उसका उसमें सिलेक्शन हुआ ईओ में। तो ये है कि उसके 5 साल तो वेस्ट गए। उससे पहले अगर वो दिखाती तो मे बी उसको सही गाइडेंस। 5 साल में हो सकता है 1-2 साल लगते, लेकिन सिलेक्शन हो जाता। वही तो मैंने आपको बताया ना, शुरू में लोग आते हैं मेरे पास, लेकिन बाद में टाइम निकलने के बाद, वो तो अच्छा हुआ उसका ईओ का एग्जाम 4 महीने बाद में था, वो निकल जाता अगर, तो फिर वो फिर रह जाती, फिर उसका 1 साल खराब हो जाता। हाँ, खराब हो जाता। फिर ठीक बात है। तो ये एस्ट्रोलॉजी हो गई है, लेकिन करियर के मान लीजिए बाई लक उसको सही करियर नहीं मिला, ठीक है, और टाइम भी निकल गया, तो टाइम निकलने के बाद में ऐसा भी कुछ है कि वो जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और गवर्नमेंट जॉब के अंदर उसका कोई फ्यूचर है ही नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू द कुंडली और सब, तो उसको स्विच करना है, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे को लिए या बहुत सारे लोगों के लिए ये स्विच होता है, वो बहुत ही वो ऐसा रहता है कि नेगेटिव, पेनफुल रहता है उनको ये, ठीक है। तो उसके अंदर वास्तु का भी कोई रोल होता है या फिर कुछ मतलब वास्तु है, कुंडली है, रंग वगैरह भी बताते हैं? कुंडली यूनिक है ना। तो जैसे अभी आपने बताया कि आफ्टर एक कई पर्सन है जो 42 इयर्स और 40 इयर्स के हैं, वो मुझसे पूछते हैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होगा क्या? हाँ, शादी भी नहीं करते हैं तब तक, जब तक। हाँ। लेकिन आप ये बताएं कि 42 इयर्स तक आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। तो ऐसा थोड़ी कि दूसरे जगह जो प्राइवेट जॉब करते हैं वो खाना नहीं खाते या उनकी अर्निंग नहीं है। तो मैंने उनको ये समझाया, देखिए आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो आपको 1 या 2 साल के एफर्ट्स में समझ में आ जाता है। जिसकी नहीं होता उसको क्लियर बना कर देती हूँ कि नहीं है, एफर्ट भी मत करना, क्योंकि हमारा एक एक पल इतना प्रीशियस है। आप 1-2 साल बर्बाद करके फिर आप कह रहे हो नहीं मैं करता हूँ भी तैयारी, नहीं है तो फिर नहीं है। और अगर वास्तु की बात करूं तो वास्तु की डायरेक्शंस होती हैं, जैसे जो मेरी एक क्लाइंट है जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई उस घर में आने के बाद, वो बच्चा बहुत शार्प था, 9th क्लास तक। तो उन्होंने सोचा मदर ने कि गांव से शहर में शिफ्ट करते हैं और यहाँ इसको अच्छी कोचिंग वगैरह कराएंगे। जयपुर में आते उन्होंने ऐसा घर लिया जिसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट थी। अच्छा। और वो 1 साल तक बच्चा वहां रहा। उसको ओसीडी की दिक्कत होगी। ओसीडी मतलब कोई भी चीज का बार बार करना। अच्छा। वो बच्चा हाथ धोता था बार बार अपने। अच्छा। और यहाँ तक उसके हालत मेल्ट हो गए। वो बहुत परेशान लेडी, उन्होंने मुझे कॉल करा कि मैम मैंने आपके नंबर देखे यूट्यूब से, मेरे को विश्वास तो नहीं है इस पर, लेकिन फिर भी एक कोशिश है, हम डॉक्टरों के घूम के थक चुके हैं। मैंने उसके घर का विजिट किया तो मैंने देखा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और मंदिर की और टॉयलेट की एक वॉल। मैंने कुछ अपनी रेमेडी करी वहां पर। 2 महीने बाद उनका कॉल आया कि मैम मेरे बच्चे को 80% रिलीफ है। अच्छा। थैंक्स गिविंग करा, हाँ अच्छे रिव्यू करे उन्होंने। तो अच्छा भी लगता है कि चलो, और उसकी कोई मेडिसिन नहीं थी, सिर्फ वास्तु से ही मैंने उनको सही करा। तो वास्तु का तो बहुत बड़ा रोल है लाइफ में हमारी। मैम कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि उनको ना, स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने में भी अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेशन का बोझ उसके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से एग्जाम के टाइम पर उसका मतलब वो इतना प्रेशर में आ जाता है कि उसको याद नहीं रहता या लिखा नहीं जाता,
या फिर वो भूल जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, और नॉर्मली भी स्टूडेंट्स की हम लोग चाहते हैं कि भाई याददाश्त अच्छी हो, वो जो पढ़े वो उसको याद रह जाए। तो इन सब के लिए कोई रेमेडीज वगैरह आप हाँ। बताएंगे? देखिए, जब बच्चा पढ़ने बैठता है, स्टूडेंट कोई भी हो, है ना, तो पहले जमाने में जब आप गुरुकुल में देखते थे, मेडिटेशन करवाते थे, मंत्र चैंट करवाते थे। अब ये चीजें सब उठ गई। इंग्लिश मीडियम में क्या कराएंगे, आपको 5 मिनट की प्रेयर कराएंगे, खत्म। अगर वही स्कूलों में मेडिटेशन शुरू कर दिया जाए कि आप पढ़ने से पहले आधे घंटे बच्चे को मेडिटेशन कराते हैं, मंत्र चैंटिंग कराते हैं, तो हमारा जो आज्ञा चक्र है, आगे चक्र जो है वो एक्टिव हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। बहुत सी चीजें टेक्निक्स हैं, लेकिन हमारे स्कूलों में नहीं है वो, क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसा कुछ रूल ही नहीं है। बट ठीक है, वो जो शिक्षा पद्धति आई है अंग्रेजों के आने के बाद, उसी पे चल रहे हैं भेड़ चाल से। हमारी जो प्राचीन पद्धति थी उस पर तो किसी का ध्यान नहीं है। हमारी जो सुबह सुबह की पूजा होती है उसमें भारत माता की जय है बोलते हैं, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन आ चुका है एक। हाँ, वही तो मेरे से जो पर्सनली कनेक्ट है उनको मैं ये बोलती हूँ कि बच्चे को 5 मिनट के लिए ओम की मेडिटेशन कराओ। ओम चैंट लगा दो, और चाहे मोबाइल में चाहे लैपटॉप में, और 5 मिनट तक वो कंसंट्रेशन से अपना मेडिटेशन करे, ताकि उसका ध्यान यहाँ केंद्रित हो जाए। उसके बाद सरस्वती माता का मंत्र है, चाहे तो एम इनका बीज मंत्र है सरस्वती माता का, वो कर सकते हैं, या सरस्वती जी का एक मंत्र हम डिस्प्ले कर देंगे उस पर, वो 5 मिनट के लिए चैंट करके फिर पढ़ाई करे, तो बच्चा जो है वो जो पढ़ेगा वो याद रहेगा। और एक वास्तु में डायरेक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट 250 डिग्री, वो आप अपने कंपास से देखकर बच्चे की टेबल वहां पर प्लेस करें। बच्चा वहां बैठेगा तो पढ़ा हुआ कभी भी नहीं भूलेगा। 250 डिग्री, हाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठेगा बच्चा। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, एग्जाम में कुछ याद नहीं आता, तो ये बेस्ट डायरेक्शन है। ठीक बात है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब इसके साथ साथ उसका जो मतलब आपने देखा होगा कि जहाँ पे वो बैठ रहा है उसका कलर है, कुछ ऐसे बताते भी हैं कि उसकी टेबल पे ये रखिए जिससे उनका बेनिफिट होता है। ठीक है, और उनके सोने की डायरेक्शन और सारी चीज़ें। एक चीज़ आपने जो बताई कि उनका जो कुंडली के अकॉर्डिंग उनका जो विजन है या जिसमें वो जाना चाहते हैं वो फील्ड अगर दिला देते हैं तो सफलता होने के चांसेस में बढ़ जाते हैं। उसके अलावा भी सफल होने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी जा सकती है? देखिए, घर की वास्तु की अगर बात करूं, जैसे बर्थ चार्ट तो यूनिक होती है, उसके अकॉर्डिंग मंत्र या जो भी बताते हैं रेमेडी। वास्तु के अकॉर्डिंग क्या है, मैंने देखा कि एक बच्चा बहुत शार्प, लेकिन वो सो रहा है, उसकी मदर कह रही है इतना पढ़ता है, लेकिन है ना, जैसे एग्जाम में जाता है अब सब कुछ भूल जाता है। वो सो रहा था वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट 290 डिग्री, ये डिप्रेशन की डायरेक्शन है। यहाँ जो भी सोएगा उसको डिप्रेशन होगा ही होगा। तो अगर आपका बच्चा इस डायरेक्शन में सो रहा है तो उसकी सोने की दिशा, उसके उठने बैठने की दिशा चेंज करें। उनकी टेबल पे जो मैंने बताया वेस्ट साउथ वेस्ट में जो टेबल है उस पर एक अशोक पिलर रखें। ओके। उससे क्या है कि ये जो हमारे घर में जो चीजें हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड का एक्सटेंशन है। तो ऐसा करने से वो जो उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, और ये जो डायरेक्शन हम देखते हैं, क्योंकि हर एक डायरेक्शन का अपना एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट दिखाएगी उसका। जैसे ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, ये डिप्रेशन की डायरेक्शन है। इस जोन में जो बैठेगा उसको डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो उसको वहां से हटा के उसको दूसरी सही डायरेक्शन में साउथ बिठाया डायरेक्शन जाए। में या वेस्ट साउथ वेस्ट में। उसके आसपास का एनवायरनमेंट में कलर कौन से यूज करने चाहिए? सभी डायरेक्शन के अपने अपने कलर हैं। तो वेस्ट का जो कलर है वो ऑफ वाइट है। उसमें अगर इम्बैलेंसिंग है, जैसे रेड कलर कर दिया बहुत, या पीला कलर कर दिया, तो वो इम्बैलेंसिंग है, उसके इफेक्ट भी आते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होता। मतलब वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर वो बैठे और वो आसपास का एनवायरनमेंट व्हाइट कलर हो, हाँ, वाइट ऑफ वाइट हो, तो उसको थोड़ा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, उसको परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। परफॉर्म और बोलता नहीं। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो सब कलर्स है ये 5 तत्वों को बैलेंसिंग है। तो पंच तत्वों में अगर आप ये देखो कि जहाँ वाटर एलिमेंट होना चाहिए वहां अगर रेड कलर करा दे फायर एलिमेंट की, तो वो डिस्ट्रॉय करता है उस एलिमेंट को। हमारी बॉडी में 5 तत्व हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में 5 है, तो अगर डिस्टर्ब होंगे तो उसका इफेक्ट तो आएगा ही। ये चीजें ठीक है, तो एक ये हो गया। फिर उसके बाद करियर चूज करते टाइम पर जो पढ़ाई करी है, पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो गई है, पढ़ाई करने के बाद में अब उसको प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, तो क्या वहां पर एस्ट्रोलॉजी से क्या हेल्प मिल सकती है? कोई ऐसा एग्जांपल हो तो बताइएगा। हाँ, अभी के टाइम में जो अभी बहुत से लोगों को क्वेरीज आ रही हैं, अभी वैकेंसी बहुत है राजस्थान में उसके लिए, तो एक बता देती हूँ मैं रेमेडी। पहले तो मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। आप अपने घर के ईस्ट में, जो ईस्ट जोन है वो है मतलब सोशल नेटवर्किंग का, कनेक्टिविटी का और गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट से आप कैसे कनेक्ट हो, राजयोग का। तो यहाँ पर इम्बैलेंसिंग नहीं हो, कोई इम्बैलेंसिंग कलर नहीं हो, वहां पर आप कॉपर का एक सन सूर्य लगा सकते हैं, या उगते हुए सूर्य की पिक्चर लगा सकते हैं। तो आपका जो ईस्ट है वो बैलेंस होगा और रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। एक अहमदाबाद की केस था मेरा, जिन्होंने प्रिपरेशन करी थी गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन उनका हो नहीं रहा था। तो एक तो मैंने उनके ये
ईस्ट में इम्बैलेंसिंग थी, शायद टॉयलेट था उनका, उसको सही करवाया, ये बैलेंसिंग दूर कराई, प्लस उनको फिर कुछ मंत्र बताए जिससे अब वो उनको हमेशा 1 या 2 नंबर से बुला जाते थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद से अब उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो चुका है, वो फर्स्ट ग्रेड लगे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कुछ चीजें इनबैलेंस है तो आपका अगर फील्ड भी सही है तो भी वहां पर कुछ ना कुछ ऐसे डिस्टरबेंस आते हैं जिससे आपका टाइम जो है वो ज्यादा खर्च हो जाता है। ऑब्वियसली अब आप ये देखें, घर की ऊर्जाएं एक फ्लो में चलती है, ठीक है, जैसे लाइफ का सर्किल एक चक्र में चलता है, पहले बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़ा, फिर डेथ, है ना, एक सर्किल है। ऐसे ही इसकी एनर्जी का भी एक सर्किल है। तो जहां एनर्जी का ब्रेक होता है, जहां आपकी इम्बैलेंसिंग आ गई, तो एनर्जी का फ्लो तो रुक गया, और फ्लो रुकते ही आपका जो वर्क है, जो काम है, या कोई भी चीज है, उसका फ्लो रुक गया। आप पढ़ रहे हैं, आपके पढ़ने का फ्लो नहीं है, कभी कोई रुकावट आ गई, शादी आ गई, बीमार हो गए, तो स्टडी का भी तो फ्लो होता है। आप पूरे दिन बैठे एक सीटिंग कर रहे हैं, एक 5 बार आपको उठना पड़ता है, कभी गेस्ट आ गए, कभी बीमार हो गए, तो हर एक का एक फ्लो है। तो वो फ्लो ब्रेक, एनर्जी का फ्लो ब्रेक होते ही लाइफ का आपका सर्किल रुक जाता है। तो इसकी एनर्जी की बैलेंसिंग जरूरी है, इसका फ्लो जरूरी है। वो आप देखो घर में कहाँ है, उसका फ्लो सही है तो सब कुछ सही है, इसका भी रोल है। ठीक है। तो मतलब काफ़ी सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि आप जैसे एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर जो है अपना ईमेल आईडी या अपना फ़ोन नंबर आप एक बार फ्लैश कर दें, ताकि जो भी लोग हैं वो आपके साथ में संपर्क कर सकें। और इसके अलावा विद्यार्थी लाइफ के लिए अगर आप कोई वैल्यू ऐड करना चाहें, कोई अगर ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमसे बात में रह गई हो, तो प्लीज़ आप बताइए, मेंशन कर दीजिए। विद्यार्थियों के लिए मैंने बताया ना आपको, एक तो पढ़ने से पहले मेडिटेट करके बैठे, और एक अगर आप जैसे मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि घर से पढ़ के गए, अच्छी तैयारी है, वहां एग्जाम पेपर देखते ही घबराहट से भूल गए सब कुछ। तो एक बहुत अच्छा मंत्र है, आप घर से जब रवाना होते हैं तब आपको मंत्र चयन करते जाना है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जब तक आपको पेपर नहीं मिल जाता तब तक आपको जपना है, कुछ भी नहीं होगा, कोई फियर नहीं, कोई घबराहट नहीं। जब मन में फियर आता है, घबराहट, तब हम जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाते हैं। ये मंत्र चैंट करने से आपकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको डर ही नहीं लगेगा, और जो आता है वो आप अच्छा से एक्सप्लेन करके आएंगी। तो ये जरूर से आपको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से मैम ने बताया, इन सब चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करिए, और कोई भी अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो संपर्क करिए मैम से, और मैम का नंबर हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। मैम का कोई एक मिशन पे लगी हुई है मैम, कि इस विद्या के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक हमें उनके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। मैडम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी कि जितना कम हो सके और उतना उनका खर्चा हो, और जितने ज़्यादा एफर्ट वो डाल सकें उतना ज़्यादा वो एफर्ट डालेगी। लिए अपना लाइव स्ट्रीम वाला भी वो है यूट्यूब पर, वीक में एक बार कभी लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमने एक इनिशिएटिव ये भी लिया है कि जो लोग हमारे जो पर्सनल कंसल्टेशन के जो चार्जेस हैं वो बियर नहीं कर सकते, या फिर हमसे छोटी छोटी समस्या का भी समाधान चाहते हैं, तो एक हमने टाइम फिक्स किया है संडे के दिन, जो कि लाइव हमारा होगा, जिसके अंदर हम लोग ऑर्डिनरी कोई भी व्यक्ति वहां पर आकर अपने सवाल पूछ सकता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस टाइम पर उनकी कुंडली देखें, उनको वास्तु या फिर किसी और चीज़ के माध्यम से अगर उनको गाइड कर सकते हैं तो वहाँ पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किया जाएगा, ताकि ये जो मिशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम लोग उनके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव कर सकें। ठीक है, तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट को हम लोग अभी यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए पॉडकास्ट के अंदर नए लोगों के नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू सो मच।